जाना ही नहीं हुआ। तो मैं शुरू कर रही हूँ शोर के बावजूद, ठीक है। अच्छा, जो लोग जुड़ गए हैं उनको मेरा प्यार और मेरा आदर, सलाम और नमस्ते। आज जिस किताब पर मैं बोलने जा रही हूँ वो मेरा उपन्यास है कागज़ की नाव। तो पहले तो मैं अपनी बात अपने नॉवेल पे शुरू करने से पहले आप लोगों को अपने कागज़ की नाव पे बिठाल के थोड़ा घुमाऊंगी दूसरे साहित्यकारों के साथ, और ये मुद्दा उठाऊंगी कि क्यों इतनी बार लोगों ने मज़दूरों के ऊपर लिखा और क्या लिखा। तो अगर मैं सबसे पहले देखती हूँ तो कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ से मज़दूरों का बाहर जाना। फीजी जाते थे, सूरीनाम में जाते थे, बड़ी परेशानियों के बाद वो बड़े बड़े मुकाम पे आए और उन्होंने बहरहाल वहाँ की जो सरकार थी उसमें अपना दखल किया, और उनकी जो औलादें थीं और औलादों की औलादें थीं उन्होंने बाद में अपने माँ बाप की यादें लिखी, और विदेशिया जो है वो गाया जाता है और बार बार दोहराया जाता है। अच्छा, पहले दो तरह से लोग जाते थे बाहर काम करने के लिए। एक तो ये भीड़ की शक्ल में बाज़ोर तरीके से, क्योंकि खाने पीने की परेशानी थी तो इसलिए जाने में भी कोई हर्ज नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि बाहर जाने के साथ साथ वो अपने ही मुल्क में, जैसे कलकत्ता, मुंबई और आज भी एक शहर से दूसरे शहर इंसान जाता ही है, लेकिन दर्द के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। कौन खुशी से जाता है, कौन कमाने जाता है, और कौन जो है वो अपनी पूरे परिवेश से ऊबा हुआ है और वो छोटे गांव से बड़े शहर की तरफ जाके बसना चाहता है। तो अगर मैं बाहर जाने वालों में देखूं तो मैं उनका जिक्र किए बगैर अपनी बात कैसे कह सकती हूँ। मॉरिशस के जो साहित्य सम्राट कहलाते हैं अभिमन्यु आनंद, उनकी रचना का नाम ही बड़ा खूबसूरत है। नाम है लाल पसीना। उनकी एक कहानी मैंने अपने एक उसमें डाली थी जिसको मैंने संपादन किया था, बाहर रहने वालों की कहानियों में उनकी पहली कहानी डाली थी मैंने। और मुझे लगता है कि जो आज बाहर हैं लोग वो अपनी अपनी तरह से उस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, और वो लोग जो बहुत बुरी हालत में गए थे आज उनके पास मकान है, दुकान है और घर बार है और बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अपने मुल्क को याद करते हैं, अपनी लैंग्वेज को दोहराते हैं, अपने धर्म में डूबना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी में जो नावल आया वो मुल्क राज आनंद जी ने लिखा था। उन्होंने दो नावलें लिखी, एक 1937 में, 2 लीव्स 1 बर्ड, और ये उन लोगों के लिए थी जिनकी ज़मीनें छीन ली गई थी और फिर वो आसाम चले गए थे और बागान में, चाय के बागान में मजदूरी का काम करने लगे थे। और दूसरा जो था मुल्क राज आनंद का दूसरा नावल जो था 1945 में, अंग्रेज़ी में लिखते थे ये, द बिग हार्ट। तो ये दस्तकारों पे है कि कैसे लोगों को तकलीफ़ें हुई और वो भागे, फिर फैक्ट्री में लगे और वहाँ पे इन्होंने कॉपर के बर्तन बनाने शुरू किए। बहरहाल अब इसमें हम जिसे कहते हैं कैसे भूल सकते हैं अपने प्रेमचंद जी को, जिन्होंने बहुत कुछ गान में लिखा। उसमें किसान भी है, मज़दूर भी है और सारी परेशानियाँ हैं। अब हम चलते हैं साउथ की तरफ, तो वहाँ लिखा गया है स्ट्रीम ऑफ ब्लड। ये 1935 में इंदिरा पार्थसारथी ने लिखी थी। ये दलित मज़दूरों और ज़मींदारों के बीच में जो ठन गई थी और उसमें 41 लोग मारे गए थे, कि उसके ऊपर उन्होंने कहानी उठाई।
इसके बाद आता है, मैं थोड़े से कहानियों का भी जिक्र कर दूँ। नॉवेल के अलावा बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, जिनमें से चंद का मैं जिक्र करूँगी। रजनी मोरवाल की जो नमकसार है वो हाल ही में आई है और बहुत ही मुतासिर हुई थी मैं उस कहानी से। और 1941 में उर्दू में एक ड्रामा आया था, बीमार, सज्जाद सईद ज़हीर साहब का। और फिर मलयालम में 1944 में एक कहानी आई, फ्रॉम द गटर, ये केसरा देव जी की थी। तो मेरा कहने का मतलब, ये चंद नमूने पेश करने का मेरा मतलब है कि ये बहुत ही पुराना मौजू है और इस पर बार बार लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्या वक्त में उन मजदूरों के हालात बदले थे या बदतर किए थे? इसके बाद देखिए, मेरे 2 उपन्यास आते हैं, एक ज़ीरो रोड आता है, एक कागज़ की नाव आता है। और मेरे लिखने के बाद बिरला कपड़ा मिल जो है, उस पर प्रज्ञा रोहिणी लिखती हैं और उनका भी बड़ा खूबसूरत नॉवेल है, जो मजदूरों और पूरे हालात और पूरी उस हिस्ट्री पे होता है कि किस तरह से वो मिल हटाई गई, कि प्रदूषण है। एक बार बताऊं मैं कि जब मैं 80s और 90s में बहुत ज़्यादा यूपी का सफ़र किसी वजह से कर रही थी, तो रास्तों में इतने मिल में ताले लगे, इतने मिल बंद हुए, उस वक्त भी शोर शराबा था। लेकिन बहरहाल हम लोग अपनी ज़िंदगी में उलझे रहते हैं, किसी को कोई विषय अच्छा लगता है, कोई विषय से मुतासिर होता है, तो उस वक्त भी एक सवाल तो दिमाग में रहता था। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में एक सामूहिक दर्द सबने महसूस किया, और वो था लॉकडाउन में मज़दूरों की पदयात्रा। वो बहुत तकलीफ दे था, और उसकी भूख, उनकी परेशानी, उनका बेघरपन, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को हिला के रख दिया था। और बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि क्या बात है कि हमारे यहाँ ये इंतज़ाम ही नहीं है कि अगर इस तरह की कोई आफत हमारे ऊपर आ जाए तो हमारे पास इंतज़ाम हो खाने पीने का, रहने का, या हम किसी चीज़ को कहने से पहले ये देख लें कि इसकी परेशानियाँ क्या आ सकती हैं। तो उन दिनों में मैं इतना परेशान थी कि लिखने को तो मैं तीसरी नॉवेल उठा सकती थी, लेकिन नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब घाव बहुत ताज़ा हो और बहुत सारी परेशानियाँ एक के बाद एक चलचित्र की तरह घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आप कोई बड़ी चीज़ नहीं उठा सकते। लेकिन एक अजीब सी बात हुई कि जो मेरे अंदर की हलचल थी और मेरे अंदर की जो बेचैनी थी, वो पता नहीं कैसे मेरे ही, जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति थी गद्य की, उसको मैंने लाइनों में जोड़ के कह दिया कविता। न मैं कवि हूँ न कुछ हूँ, लेकिन बहरहाल एक चीज़ मैंने लिखी और मैं उसको आपको सुनाना चाहती हूँ, फिर बात करती हूँ अपने नॉवेल पे। ये उस ज़माने में थी जब हम चारों तरफ से भूख को झेल रहे थे। फिल्में जो दिखाई जा रही थी, जो समाचार दिखाए जा रहे थे, जो वीडियो आ रहे थे, उसमें सब भूखे थे। हमारे मोहल्ले के सारे नौकर भूखे थे, उनका काम छूट गया था। मतलब एक अजीब भूख की दहशत थी, बीमारी से ज़्यादा। तो उस ज़माने में ये चीज़ मैंने लिखी थी, डूबती कश्ती। उसको मैं आपके सामने पहले सुनाऊंगी। काम है न कोई जमा खाता, निकाल सकूं कुछ नोट और मिटा सकूं भूख अपनी। पानी का चूना काट रहा है आते मेरी, घर से दूर फंसा पड़ा हूँ मैं यहाँ। जाना था मुझे इसी रविवार को, हल्दी की रस्म थी मेरी वहाँ। माँ ने कहा था कम पड़ रहे हैं पैसे बटवा, मिल जाए अगर मालिक से कुछ 1000 एडवांस तो कर लेना कुछ ज़रूरी ख़रीदारी, तो कर लेना यहाँ कुछ ज़रूरी ख़रीदारी। बड़ा शहर है, मिलेगी चीज़ें यहाँ से सुंदर वहाँ। तैयारी पूरी थी मेरी ब्याह की गांव में, खुद गया था घर और दे दिया था अग्रिम। हलवाई, बिजली, टेंट वालों को
बुक हो गए थे टिकट, सभी पास व दूर के रिश्तेदारों के साथ। ऐलान हो गया अचानक लॉकडाउन का, बंद हो गए बाजार, रोडवेज, रेल और कंपनियां। कैसे कहूँ माँ से, छटनी में निकाल दिया गया हूँ मैं, भटक रहा हूँ भूख प्यास और पैसे की कमी से यहाँ। याद नहीं मुझको अब होने वाली दुल्हन का चेहरा, न याद है घर लौटना, जो याद है वो बस पेट भर रोटी खाना। मेरी चेतना को ये क्या हो रहा है, जो जी रहा हूँ डूबती कश्ती के एहसास को। तो एक कहानी और एक कविता और मैंने लिखी है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहरहाल, और एक कहानी भी रफूगर मैंने लिखी उस हालात में, लेकिन वो रफूगर अभी लिखी है। अर्पण का इसरार था कि मैं कागज़ की नाव पे लिखूं। अब दो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं अपने से भी पूछ सकती हूँ कि मैंने ये नॉवेल क्यों लिखी, इसकी वजह क्या थी। क्यों एकाएक मुझे, जब मैं ज़ीरो रोड लिख चुकी थी, दुबई के मज़दूरों पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ वहाँ की तन्हाई, वहाँ की बेचारगी। और यहाँ एक बात मैं और साफ कर दूँ, कुछ लोगों के जहन में है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी अच्छी तरह रखती हैं मज़दूरों को, चाहे वो मज़दूर कहीं के भी हों, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कानूनी तौर से जा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से रखे जाएंगे, लेकिन अगर आप गैर कानूनी धोखेधड़ी से जा रहे हैं और एक कंपनी जो है वो बेवकूफ़ी की कंपनी बनी हुई है जो रजिस्टर भी नहीं है और आपको वहाँ ले जाके छोड़ दिया जाता है, तो उस हालत में लोगों पे क्या गुजरती है। वो घर के अपने बीवी के गहने और अपने खेत जो छोटे बहुत हैं उनको वो बेच के निकल पड़ते हैं। तो मैंने उन लोगों की ज़िंदगी को ज़ीरो रोड में उठाया। तो जब उठा चुकी थी तो ज़रूरत क्या थी कागज़ की नाव को फिर से उठा लेंगे। और क्यों मैंने सीमान लिया, क्योंकि मैं तो लगातार इलाहाबाद ले रही थी ना, और ज़ीरो रोड जो है वो इलाहाबाद और दुबई के साथ बहुत सारे मुल्क और मुल्कों के लोग तो सब एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल का जवाब ये है कि पहली बात ये थी कि जब मैं ज़ीरो रोड लिख रही थी तो मुझे लग रहा था कि इसमें जो ज़ीरो रोड के फैमिली है जो बाहर गई है या जो परेशान हैं, क्या मैं उनका जिक्र इसमें लाऊं या ना लाऊं। तो लगा नहीं, उसमें एकदम नहीं। यहाँ पे मर्दों पर ही हम फोकस देंगे जो बाहर जाते हैं, जो अपने से खाते पकाते और तन्हाई से अपने को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद ख्याल आया कि एक नॉवेल ऐसा लिखना चाहिए जो इसका दूसरा रूप हो, जिसमें वहाँ के रिश्तेदार जो पीछे छूट जाते हैं वो क्या सहते हैं। देखिए, ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं था कि सबकी नज़रों में आता, और जब तक आप हर मुसीबत, हिंदुस्तान की हर मुसीबत के नज़दीक नहीं जाते तो आप उसका एहसास भी नहीं करते हैं। सीवान से मैंने इसलिए उठाया कि गोपालगंज मेरा आना जाना होता था तो सीवान होके आना जाना होता था, आसपास की जगहों पे जाती थी तो सीवान से होके जाती थी। अब सवाल ये है कि सीवान और मज़दूर का क्या ताल्लुक़ था। मज़दूर कहीं से भी हो सकते थे, लेकिन मेरी आंखें खुल गई जब मुझे पता चला कितने करोड़ रुपए डॉलर्स की शक्ल में हमारे सीवान के बैंक में आते हैं, वो मज़दूरों के हैं। तो फिर इन पैसों का होता क्या है, पहुंच जाता है मज़दूरों के घर। तो क्या हमारी सरकार को कभी एहसास हुआ कि इससे कोई ऐसी चीज़ की जाए कि जब ये अपने, जिसे कहते हैं, लौटे मुल्क, तो ये फिर बेकार न हो। तो वो चीज़ें जो थी वो मुझे बहुत तड़पा गई। अब तीसरा सवाल मैं खुद अपने से करती हूँ कि मैंने इलाहाबाद की जगह ये नॉवेल क्यों बिहार के उसके ऊपर उठाई। बिहार के ऊपर लिखने का ख्वाब मेरा 70 में था, और मैंने लिखना भी, जिसे कहते हैं, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया था।
उसकी वजह थी कि जब कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत दर्द का एहसास हुआ था और मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा सियासी झंझट है वहाँ पे, वह उसको मैं उठाऊँगी। तो पहला काम तो ये हुआ कि बिंदेश्वरी दुबे जो मुख्यमंत्री थे उनसे मैंने इंटरव्यू लिया। फिर तय हुआ कि भाई अब हम लोग घूमना शुरू करेंगे बिहार का और चीज़ें सेलेक्ट करना शुरू करेंगे। तो मेरा जाना हो गया लखीसराय बिटिया की विदाई में और वहाँ पे तय हुआ कि हम कब कैसे क्या क्या देखेंगे। लेकिन होता ये कि आपकी सोच में कुछ रहता है और हो कुछ जाता है। वो बात गुजर गई और इस तरह से गुजरी कि मैं भूल गई उसको। लेकिन इधर जब मैं जेएनयू में आई और जेएनयू में थी, पहले भी थी, तो बहुत सारे बिहारी स्टूडेंट्स और उनकी ज़िंदगी, उनकी परेशानियाँ वो डेली सुनने और देखने को मिलती थी। उसके बाद हमारा रिश्ता कुछ ऐसा बिहार से हुआ कि बिहार से जितने लोग जहाज़ पकड़ने यहाँ आते थे वो हमसे मिलने ज़रूर आते थे रिश्तेदारी की वजह से। और वो उनसे बहरहाल मैं बात करती थी, कैसे गुजरता है, क्या होता है, फना होता है। तो वो कहते थे कि यहाँ से हम लोग भुंजा वगैरह ले जाते हैं, अचार वगैरह, उससे ज़िंदगी कट जाती है। तन्हाई तो बहुत होती है लेकिन क्या किया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने मज़दूरों को देखा ना हो बाहर। अपने मुल्क में तो हर आदमी देखता है, हर शक्ल में देखता है। बाहर मैंने सबसे पहले ईरान में देखा और सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश और बहुत आराम से, क्योंकि एकदम सच्चा खाना उनको मिलता था बिना मिलावट के। और जो पैसे होते थे, हमारे रुपए की कीमत कम थी तो वो दुगना पैसा था। फिर हमने इराक़ में देखा। इराक़ में तो अंसल्स का ही बैनर जो है आसमान पे फहराता रहता था। वहाँ मज़दूरों को देखा। होटल में जितने लोग थे वो सब केरल से थे, उनसे बातचीत होती थी और बहुत ही खुश और मुतमईन लोग थे ये सब लोग। उसके बाद मैं आई दुबई और दुबई का जो सिस्टम था वो देख के मैं चकाचौंध हो गई कि ये परियों का देश है और इसमें जो काम कर रहे हैं ये क्या है और क्यों ऐसा है। पता चला हमारे ही माली और बावर्ची और सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये उन्हीं का नमूना है और व्यवस्था है शेख के हाथ में। तो क्या बात है कि वही मजदूर, वही लोग जिनमें इतनी खूबी है वो क्या कर रहे हैं और जगहों पे, और उनकी खूबी को भारत सरकार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है और इतने बेकार लोग क्यों जाते हैं। हमारे यहाँ बेकारी का क्या हिसाब है। और नॉवेल के पीछे की एक चीज़ और भी थी बहुत दर्दनाक, वो थी जो भी आदमी या लड़का यहाँ से जाता था उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी, शादी आसानी से हो जाती थी और शादी हो गई, बहुत सारा उसने जहेज़ लिया और शादी के दूसरे दिन भी कुछ बच्चे चले जाते थे। अब आप सोचिए कि वो लड़की जो अभी एडजस्ट भी नहीं कर पाई, घूंघट भी उसने पूरी तरह नहीं पलटा, उसको एक नए घर में कई साल के लिए छोड़ के बंदा चला गया। बंदा भी वहाँ परेशान है कि उसकी बीवी कैसे रह रही है, क्योंकि एक ही दिन तो उसको मिला, उससे मुलाकात की और हो सकता है उसके बाद उसकी बच्चे की पैदाइश भी हो। अच्छा, ज़िंदगी जो मैंने देखी, जादू टोने वहाँ होते हैं, लड़ाइयाँ वहाँ होती हैं, क्योंकि जो करेंसी नोट होते हैं वो जब करकराते हुए मिलते हैं हाथ में तो एक अलग तरह का हिसाब किताब होता है। आप हो सकता है फसल आई है तो आप गेहूँ से चावल बदल लें या सब्ज़ी से कुछ और कर लें। मैं बहुत इंटीरियर की बात कर रही हूँ, उन गाँवों की जो सीवान के आसपास है उनको मैंने लिया। तो यहाँ से जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो घरेलू ज़िंदगी है इस कमाई की चमक के बाद वो बड़ी दर्दनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। और आपसी इंसानी रिश्ते भी बड़े खिंचाव वाले हैं, क्योंकि मानी बात है कि हर आदमी कुंठा में है। नई लड़की जो आई है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है सास ससुर की बंदिशों से, और अगर पढ़ी लिखी है तो और मुसीबत है। दूसरे सबसे बड़ी बात ये कि आमदनी किसके हाथ में जाए।
तो ये सब इंसानी परेशानियों को लेकर मैंने ये नॉवेल उठाया। पता नहीं मेरी क्या आदत थी बचपन से कि कोई भी कागज़, चाहे वो किसी चॉकलेट का हो और या सिगरेट का हो छोटा सा, उससे मैं नाव बहुत बनाती थी। और डॉक्टर शर्मा जो मेरे पति थे वो कहते थे कि ये क्या आदत है तुम्हारी, ये तो मैं भी नहीं समझ पाती। शायद वो बचपन की बरसात की दिन या शाम थी जिसमें हम लोग कागज़ पानी में नाव चलाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने एक मरतबा कहा था कि तुम अपनी किताब का नाम, किसी भी किताब का नाम मतलब कागज़ की बनाई नाव पे ज़रूर रखना। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे लगा देखो वहाँ से पैसे आते हैं और कागज़ की नाव की तरह कुछ दूर आराम से गुज़रते हैं, खेत छुट जाते हैं, इलाज हो जाता है, घर में टीवी आ जाता है, रंगीन कंबल आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर वो 3 साल बाद या 5 साल बाद आता है तो फिर वही चीज़ें बेची जाती हैं और फिर उससे घर का खर्चा चलता है। क्योंकि सारी चीज़ें तो फिर मानी बात है, एक गरीब आदमी और एक मंझोले गृहस्थी का आदमी जो है उसको बहुत कुछ चाहिए भी, तो वो चीज़ें उठाने लगते हैं उस तरह से। तो ये रही इन लोगों की ज़िंदगी। अच्छा, बिहार को मैंने जितना जाना तो उसमें कई लेयर हैं बिहार की लोगों की। उसमें बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड लोग भी हैं और वहाँ पे रिचनेस का तो कोई कमी ही नहीं है। साहित्य सबसे ज़्यादा वहाँ पढ़ा जाता है, खदानें हैं वहाँ पे, कल्चर है वहाँ पे, एजुकेशन है वहाँ पे। एक तबके की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन व्यवस्था ने उसको वो कुछ नहीं दिया जो उसकी तारीख में था। ये दर्द था। अब उस वक्त मैं लिखती तो एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिकल नॉवेल निकल के आता मेरे कलम से, लेकिन वो डूब गया और फिर ये एक दूसरी तरह की आई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिनके हाथ में पैसा आता है वो किस तरह से तकलीफ़ें देती हैं अपने घर वालों को। मैं उसका एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ती हूँ। जो मेन हीरोइन तो नहीं है, वो साइड हीरोइन है और वो किस तरह से अपने ससुर के साथ बर्ताव करती है और एक छोटा बच्चा जो नौकर है वो किस तरह उनका ख्याल करता है। उस बच्चे का नाम है गोलू। वो जो है कभी चाय ले जाता है, कभी खाना ले जाता है ज़हूर साहब के पास। और ये टुकड़ा मैंने बहुत ही अरमान और ललक के साथ, एक प्रोग्राम था पटना में, उसमें मैंने पढ़ा था। गोलू ने अंदर से कुंडी लगाई और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगा। उसे इतने बड़े घर में अकेले डर लगता है। उसने 2 प्याली चाय बनाई और डिब्बे से बिस्कुट निकाल दादा मियाँ की कोठरी की तरफ बढ़ा। मतलब घर वाले सब जा चुके हैं घूमने। बुढ़ाऊ उठा, सतोई पी ले। आप लोग हंसिएगा नहीं मेरे लहजे में, लेकिन मैंने जो लिखी है भोजपुरी वो ठीक ही लिखी, लेकिन पढ़ी नहीं जा पाएगी मुझसे। उठा, सतोई पीला, ए में मसाला, धनिया, प्याज, पुदीना मिला के बनल बा। पियाला के बाद मिजाज फर हो जाए। ज़हूर मियाँ लेटे लेटे उंगली के निशानों पर अंगूठा रखते हुए तस्बीह पढ़ रहे थे। चाय स्टूल पर रख गोलू कमर पर हाथ रखकर खड़े होकर बड़े गौर से बूढ़े दादा मियाँ को देखता रहा, जिनका चेहरा नहाने के बाद रंग बदल चुका था। एकाएक उसके दिल में ममता सी उमड़ी। आगे बढ़कर उसने ताक पर रखी कटोरी उठाई और स्टूल पर रखकर अपने सोने वाली जगह पर गया। गद्दे के नीचे से लूटा मांझा निकाला और छुरी लेकर कमरे में लौटा तो देखा दादा मियाँ हाथ उठाकर बिस्तर पर लेटे लेटे दुआ मांग रहे हैं। सतोई, गोलू ने ऊंची आवाज़ से कहा। खूब जिया और मस्त रहा, दादा मियाँ बोले और कराहते हुए उठ बैठे। का हो गई? पसली दुख रही है, लगता है नहाने में हवा लग गई है।
पानी तो भीकल बा, चाय का घूंट भर गोलू बोला। बुढ़ापे का बदन है, ये तस्बीह के दाने के साथ मत खेलो। तस्बीह तहार गुंडत वाली, सतुई के मज़ा ला, गोलू ने किसी बुजुर्ग की तरह कहा और मंजे में तस्बीह के टूटे दाने पिरोने लगा। ज़हूर मियाँ के दिल में कुछ चटका, आंखें भर आईं। आँखों के धुंधलेपन में उन्हें लगा सामने गोलू नहीं, उनकी बीवी बैठी है और उनकी टूटी तस्बीह को गूंद रही है। मांझा तागा से गूंदता नहीं, अब ई कहियो न टूटी, गोलू ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा। मालिक तोहरा के बनल बे रहस। ये आवाज़ ज़हूर मियाँ के दिल से निकली, मगर फ़ौरन ही वो रुक गए। बहू ने भोजपुरी बोलने पर उन्हें कई बार ये कहकर खरी खोटी सुनाई कि बच्चों की ज़बान खराब कर रहे हैं। हैला गिन के बताओ कि गांठ लगाए देंगी। गोलू ने कच्ची गांठ लगाकर तस्बीह दादा के हाथ में थमाई। ज़हूर मियाँ धीरे धीरे दाने घुमाने लगे। ठीक है, शाबाश कहकर जेब में हाथ डाला, फिर उदास हो गए। गोलू समझ गया मगर कुछ बोला नहीं। कुछ देर वहीं बैठा तस्बीह को गूंथता रहा, फिर उसका फुंदना बना चाकू की धार से काटने लगा। भाई पकड़ा तस्बीह, हम चलत तनी दाल चढ़ावे के बाद। कमरे से झूठे बर्तन उठाकर इखट दुखट खेलने के अंदाज से आंगन में गाना गाता, अंगूठी से सिटकी पर चोट करता बावर्ची खाने की तरफ बढ़ने लगा। दीवार पर बैठी बिल्ली ने उसे देखकर मियाऊं कहा तो वो हंस पड़ा, फिर उसकी नकल करता उससे बातें करने लगा। आंगन में अंधेरा उतर आया था। उसने बिजली जलाई और खौफजदा आंखों से घर के अंधेरे कोनों की तरफ देखकर दिल ही दिल में कांप उठा। प्रेशर कुकर की सीटी जोर से बज उठी तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा, जैसे अंधेरे दालान में कोई दबे पैर चल रहा है। उसने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछा और उबलते चावल की पीठ पसाई। रोज़ की तरह आज उसका मन माड़ पीने को नहीं चाह रहा था। उसके कान आहट पर लगे थे और आंखें आंगन के दरवाजे पर टिकी थी। तो ये तो वहाँ के बूढ़ों का हाल है जो अकेले रह जाते हैं, बिना बीवी के रह जाते हैं। और बहरहाल ये कहीं की भी कहानी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मजदूरी के घर की, लेकिन बहरहाल ये हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मेरी नॉवेलों और कहानियों में, नॉवेलों में तो ज़्यादातर, लेकिन कहानियों में कम, जो अस्पताल का जिक्र बहुत होता है और गांव का जिक्र किसी न किसी बहाने आता। वो क्यों आता है, उसकी वजह है कि शायद सब माइंड में ये है कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं हो। तो मैं एक टुकड़ा आपको पढ़ के सुनाती हूँ नॉवेल से, और उसमें ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान बहुत होता है यूपी की तरफ, तो बिहार की तरफ जात का बहुत बड़ा एहसास है। तो यहाँ एक बच्चा है, उसकी दोस्ती ब्राह्मणों से हो जाती है, वो मूसर खाने वाले लोगों में से है। तो वो टुकड़ा मैं पढ़ती हूँ। और इसमें जो लड़का है वो रमज़ान है, जिसकी कपड़ों की दुकान है। और जितना मैंने जाना बिहार को, ये है कि वहाँ कपड़ों का चलन बहुत है और सूती कपड़े बड़े शौक़ से पहने जाते हैं। तो मैं आपको ले चलती हूँ उस टुकड़े की तरफ। रात को रमज़ान जब दुकान बंद कर घर की तरफ निकला तो चौराहे पर कई मोटरसाइकिलें जमा थीं और उनके सवारों के बीच आपस में तू मैं चल रही थी। चौराहे का सिपाही हमेशा की तरह गायब था और नाम भर की लगी ट्रैफिक लाइट टूटी पड़ी थी। मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर रमज़ान वहीं बंद दुकान के चबूतरे पर खड़ा स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। सारे के सारे निकम्मे आवारा यहाँ जमा हैं। मोटरसाइकिल या तो अरब में कमाई की होगी, जो बाप रात दिन मेहनत करके भेज रहा होगा, या भाई की शादी में भाभी के बाप ने दी होगी।
दिल ही दिल में रमज़ान बड़बड़ा उठा। ये देखो, ज़बान संभाल के, मुसहरे होंगे हमारे परदादा, मगर अब ज़माना बदल चुका है। अब हम तुम्हारे साथ एक स्कूल, एक क्लास में पढ़ते हैं, समझे? दबने वाले अब नहीं हैं। अव्वल नंबर में पास हुए हैं तो तुम्हारी बहरहाल एक गाली है, काहे फट रही है। ज़्यादातर लड़कों के साथ हाथ में क्रिकेट का बल्ला था। वे एक लड़के को चारों तरफ से घेरे खड़े थे। रमज़ान ने जो इस लड़के की कड़कदार आवाज़ सुनी तो सन्नाटे में आ गया। सारे बदन में रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग इसकी आवाज़ को सदा के लिए दबा देंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। रमज़ान ने परेशान होकर इधर उधर देखा। ज़्यादातर गलियां अंधेरे में डूबी थीं। जो घर भी दुकानों के ऊपर थे वहाँ से टीवी की तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी लड़कों ने उस पर हल्ला बोल दिया, अभी तो तुम्हारा सारा बदन फाड़ेंगे। बोल, फिर मिलेगा सुनीता मिश्रा से। बोल, हंस हंस कर बात करेगा उससे। लड़कों ने बल्ले हवा में लहराए। उसी के साथ रमज़ान के मुंह से आवाज़ निकली, पुलिस, और सायरन बज उठा। मोबाइल का बटन उसकी उंगली के नीचे दबा था और वो पुलिस पुलिस आ गई कहता हुआ दौड़ा। उसी के साथ भीड़ छंटी और एक साथ मोटरसाइकिलें स्टार्ट हो तूफ़ानी रफ्तार से अंधेरी सड़क पर दौड़ गईं। उसी के साथ किसी बच्चे की डरी चीख सुनाई पड़ी, मोटरसाइकिल धधकिया आवत है। लड़के को थोड़ी बहुत चोट आई थी, फिर से खून निकल रहा था, सर से खून निकल रहा था। रमज़ान अब उसके पास पहुंचा तो वो तन कर खड़ा हो गया। डरो नहीं, मोबाइल से पुलिस गाड़ी का सायरन मैंने ही बजाया। सुनो। ओह, वो हंसा, फिर सर पकड़कर बैठ गया। रमज़ान ने जेब से रुमाल निकाल कर उसका जख्म बांधा और बेबसी से इधर उधर देखा। कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। उसने सुपारी के तने जैसे पतले कांपते शरीर वाले उस कमज़ोर से लड़के को हाथों पर उठाया जो लगभग बेहोश हो गया था। ये कोई नई घटना नहीं थी। रोज़ कहीं ना कोई बवाल उठ ही जाता है। कई बार ऐसे अवसरों पर रमज़ान ने घायलों को बचाया था और पैसे कौड़ी से भी मदद की थी। इसलिए अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर सधे पैर रख गलियों से गुजरता शॉर्टकट से जल्द ही सरकारी अस्पताल पहुंच चुका था। दूर दूर तक न डॉक्टर का पता था न नर्स का, मगर एक स्ट्रेचर ज़रूर जर्जर अवस्था के बावजूद अपने पहियों पर खड़ा था। रमज़ान ने उस लड़के को उस पर डाला और पास के कमरे में झाँका तो वहाँ वार्ड बॉय ऊँगता नजर आया। भाई, इमरजेंसी है, चलो जल्दी। इतना सुनते ही वो बदहवास उठा और स्ट्रेचर की तरफ बढ़ा और उसे धकेल एक कमरे में ले गया और हाथ धो जख्म साफ करने लगा। डॉक्टर नर्स कहाँ हैं? सब भांग पीकर सो रहे हैं। हर ऑपरेशन के बाद यही होता है, मैं ही संभालता हूँ। शिकायत करूँगा। किससे? वार्ड बॉय हंसा। सेवा करने वालों के विरुद्ध या फिर उन लोगों के खिलाफ? परिणाम निकलेगा कि मैं नीति से हाथ धो बैठूँगा। आगे आपकी इच्छा, या अल्लाह। मगर घर परिवार का मामला था। दोनों लड़कियां बस आपने सही नाम लिया, उसी पर भरोसा रखें, उसी को पुकारते रहें। आपका रोगी कल परसों तक ठीक हो जाएगा। तुम वार्ड बॉय हो तो क्या आप समझते हैं यहाँ खेला चल रहा है? तो तुम बताओ कौन है? एक कैंसर से मरे रोगी की आत्मा। जब सारे जीवित लोग सो जाते हैं तो मैं भूत बनकर जिंदा शरीर में प्रवेश करता आता हूँ। इतना कहकर वो ठट्ठा मारकर हंस पड़ा। रमज़ान उसकी बात से भन्ना उठा। दिल चाह खींच कर एक जोर का चांटा या झापड़ मारे, मगर खून का घूंट पीकर रह गया। जो भी हो, वो घायल की सेवा में लग चुका था। इस वक्त भूत का नहीं, ईश्वर का अवतार उसे लग रहा था। उसने इंजेक्शन दे, पट्टी बांधी और हाथ धोने चला गया।
आप चलें, मैं नहीं पूछूंगा कि कैसे चोट लगी, दुर्घटना हुई है तो पुलिस केस है वगैरह वगैरह, कहता हुआ वो अपने स्टूल पर जाके बैठ। तुम साले, रमज़ान की इस समझ में कुछ नहीं आया, और वो पूछे भी क्या। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर होता तो दवा नहीं, अच्छे इलाज के लिए पैसा नहीं, बस जब पिताजी ने देह त्यागी तो मैंने प्रण लिया। खैर छोड़ो ये किस्सा। अब मैं रात को यहीं घूमता रहता हूँ, जब कोई ड्यूटी नहीं बजाता। देखो ये बौरौनी कब तक चलेगी, इसे रखो। वर्ष से कई बड़े नोट रमज़ान ने उसकी जेब में डाले। धन्यवाद, ये ना भी देते तो भी काम चल ही जाता यार। वो हंसा तो रमज़ान भी हंस पड़ा। रमज़ान जब अस्पताल से बाहर निकला तो आधी रात गुजर चुकी थी। सड़क पर आवारा कुत्ते घूम रहे थे, उसे देखकर भौंकने लगे। उसने कूड़े के ढेर से रस निकले गन्नों को उठाया और कुत्तों की तरफ फेंका और डपट का कहा, धक धक। कुत्ते दुम हिलाते पीछे हटे और बेहौसला होकर सड़क के एक किनारे बैठ गए। जिंदगी भी क्या बनकर रह गई है, हर कदम पर अड़चने, आदमी जिए तो कैसे जिए। और इस बात को हम लोगों ने हॉस्पिटल के हालात को कोरोना काल में खूब अच्छी तरह महसूस, और हमेशा महसूस होता है जहाँ पे सरकारी चीज़ें होती हैं और कुछ भी देखभाल नहीं होती है, न दवा होती है, डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ये रहा मामला। अच्छा, अब मैं ज़्यादा पढ़ूँ या सवाल जवाब हूँ, क्योंकि 2 हिस्से तो मैंने पढ़ दिए और थोड़ा बहुत बता दिया। अब आप बताइए, मैंने कुछ टुकड़े निकाल के तो रखे थे, लेकिन सच पूछिए तो कहानी तो पढ़ के बात पूरी हो जाती है, लेकिन अब टुकड़ों से किसी उपन्यास का मामला पता नहीं चल सकता है। किसने लिखा? सही ढंग। हाँ सही साहब, आपका ये सवाल देखा, मैं नहीं जानती कि मैं कितनी कामयाब हुई हूँ इस कागज़ की नाव में, लेकिन बहरहाल जो फैमिली से मैं मुलाकात करती थी वो लगाव और वो तकलीफ़ मैंने इलाहाबाद में नहीं पाई, जबकि इलाहाबाद के ऊपर मैं 4 नॉवेल लिख चुकी थी। लेकिन जो बिहार से मिले, और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब छटनी होती थी और ये लोग वापस आते थे तो बहुत ही तकलीफ़देह दौर से गुजरते थे। लेकिन अर्पण, आप बताइए कि मैं आगे कुछ पढ़ूं कि बातचीत करूं? देखो क्या कहा। अच्छा ठीक है, तो अब ज़रा मैं देख लूँ कि क्या निकाला है। एक और मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ इस पर कि जो मजदूर या टेक्नीशियन बाहर जाते हैं उनकी ज़िंदगी क्या है। नदीम रात का खाना खाकर जब छत पर सोने को गया तो पीछे बेटा भी सीढ़ी चढ़ने लगा। ये नदीम उस लड़की का शौहर है जिसने वादा लिया था उसके घर वालों ने कि शादी के बाद पढ़ाएगा, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ और लड़की जो है वो बहुत परेशान होती है और घर छोड़ के चली जाती है, और नदीम जो है वापस लौटता है और वो दिमागी तौर से बहुत परेशान होता है। एक तरफ वादा और दूसरी तरफ जो है ख़ानदान की रवायतें, और एक छोटा बच्चा है उसका। नदीम रात का खाना खाकर जब छत पर सोने गया तो पीछे पीछे बेटा भी सीढ़ी चढ़ने लगा। फिर अंधेरे में सीढ़ी से लुढ़क रोने लगा। मोबाइल की रोशनी में नदीम नीचे उतरा, देखा बेटे के माथे से खून निकल रहा था। घर में न डिटॉल था न एंटीसेप्टिक मरहम। माँ ने कड़वे तेल से भीगा कपड़ा माथे पर रखा, जिसने बहता खून तो बंद कर दिया, मगर नदीम के दिल का फोड़ा बड़ी शिद्दत से पीस उठा। आप मुझे थोड़ा सा जहर लाकर दे देते तो मैं। वो जुमला रह रहकर नदीम का पीछा कर रहा था।
उसे दोस्त की बाकी कहानी याद आने लगी। मैं क्या कहता उससे, वो जहर मांग रही थी या फिर अपना हक। बच्चे का असली बाप ही उसका बाप कहलाए, वरना जिंदगी भर वो दबे तानों और तिरछी मुस्कुराहट को झेलती रहेगी। और बच्चा जो कानून की नज़र से हरामी हुआ, उसका मुस्तकबिल उसने सुना तो उन सारे सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये दूसरी कहानी जो उसको दोस्त सुनाया था दोस्त ने। मिलन की वो खूबसूरत रात हकीकत की ज़मीन पर तेज़ाबी रात में तब्दील हो चुकी थी। पास बैठने पर जिस्म में फफोले उभर आए थे। उसने जब पूछा था, मैं पराई औरत हूँ या फिर आपकी ब्याहता, ये तय करके आप मुझे हाथ लगाएंगे, और वो भी इस शर्त पर कि सज़ा गुनहगार को मिलेगी या नहीं। मैं कांप कर रह गया, दिल थाम लिया। ये सदमा बड़ा जानलेवा था। जिस भाई ने बाप के मरने के बाद दस्तार बांधे थे और कसम खाई थी कि वो पूरे ख़ानदान का मुहाफिज बनेगा, वो ही दरिंदा बन बैठा। बीवी से सच जानने के बाद मैं भाइयों से आँख नहीं मिला पाया। मुझे सब नामर्द लगे। छोटी भाभियों को देखता तो सिहर जाता कि क्या भाई इन्हें बख्श देंगे, या फिर बरसात की अंधेरी रात में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क के शोर में इन औरतों की आवाज़ तो कोई नहीं सुन पाएगा, कोई भी नहीं। नदीम ने सिर को झटका, आंखें बंद की, मगर दोस्त की आवाज़ उसका पीछा करती रही। एक तो नदीम की कहानी और एक नदीम किसी दोस्त की कहानी को इस तरह याद कर रहा है। बेटा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाता तो मैं उसे गोद में उठाने की जगह सिर्फ देखता रह जाता। बीवी के कमरे में जाता तो उसकी तरफ पीट कर सो जाता था। लौटने के दिन करीब आ रहे थे। घर वैसे ही चल रहा था जैसे बरसों से चलता आ रहा था, मगर मेरी ज़िंदगी कहीं ठहर गई थी। वो मेरी ब्याहता है या मेरे भाई की रख है? वो मेरी बीवी की नाजायज़ औलाद है या मेरे भाई का बेटा? मैं अपने पैरों के नीचे दलदल महसूस करता, जिसमें धंसता ही जा रहा। चीखता हूँ तो बदनामी, और हासिल कुछ भी नहीं। ये सब तो होता चला आया है, मुझे यही जवाब मिलने की उम्मीद थी। फिर नदीम ने उसकी लंबी खामोशी को तोड़ा। फिर कुछ नहीं, गांव छोड़ने से पहले हमने साथ साथ खाना खाया। मैं बस पकड़ शहर आया और रेलगाड़ी पकड़ी। जब हवाई अड्डे पर पहुंचा तो फ़ोन बज उठा। बीवी की मिस कॉल थी। वो सिर्फ इत्तला भर थी, तुम्हारे भाई अब नहीं रहे। मैंने इतना सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। ये कैसे हुआ, हार्ट अटैक? दोस्त चुप रहा नदीम के पूछने पर। शायद उसकी आंखें भीग गई थीं, आवाज़ गले में फंस चुकी थी। मैं इंतज़ार में कुछ पल बैठा रहा, फिर उसके शाने पर हाथ रखकर पूछा, अचानक मौत? मैंने उनके खाने में जहर मिला दिया, दोस्त ने कहा। इतना कहकर वो फपक पड़ा था। वो रो रहा था और नदीम बुद्ध बना बैठा था। हमारे बीच खामोशी के पहाड़ खड़े हो चुके थे। तुम्हारी बीवी? पहाड़ मुझे लांघना पड़ा। पता नहीं, तब से आज तक मेरा फ़ोन बंद है। मुझे उनकी कोई खैर खबर नहीं। उसने अपने बहते आंसू आस्तीन से पूछा। फिर न्याय तुमने किसके साथ किया? ये सवाल नदीम के सीने में घुटा तो दिमाग में जवाब पहुंचा। ऐसे मुकदमे के फैसले में न्याय नहीं मिलता, बल्कि हिंसा का जवाब हिंसा होती है। एकाएक नदीम की निगाहें भटक कर तकिया गिलाफ पर टिक गईं। शादी में बना बिस्तर सुहागरात के उन तकियों से सजा था, जिसका गिलाफ अब जगह जगह से फीका पड़ चुका था। उस पर लिखे शोक रंग के शेर रेशम से कढ़े हुए थे। वो अब न पढ़े जाने के बाद भी उसे याद था। वो टिकटिकी लगा उसे देखने लगा। बुलबुलों शोर न करो, मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाती हो, मुझ पर खफा होते हैं। एकाएक उसने पुराने तकिया गिलाफ को अपनी पूरी ताकत से फाड़ कर चित्रों में बदल दिया। कैसा धोखा! उफ, नहीं सह पाऊंगा ये सब। उसने कमरे में रखी चीज़ें फेंकनी और तोड़नी शुरू कर दी।
अपमान से उनका सारा बदन झुलस रहा था। वो बेदम सा बिस्तर पर गिर पड़ा। नदीम को उस दिन से ज़्यादा अपने दोस्त का गम आज महसूस हुआ कि कैसा गहरा खंजर उसके कलेजे में उतरा था। दिल में अब घबराहट सी भर रही थी, किसी अंदेशे से उसे खौफ सा लग रहा। अब देखिए, एक टुकड़ा और मैं पढ़ देती हूँ कि नदीम के ऊपर क्या गुजरती है। उसकी बीवी चली जाती, घर छोड़ के किसी के यहाँ काम करती है और उसकी ज़िद है कि मेरे ऊपर शक किया जाता है, मेरे ऊपर पहरेदारी होती है, मुझे एकदम दबा के रखा जाता है और पूरे हर जगह उसकी बदनामी हो जाती है और बच्चा छोड़ के गई है। तो एक परंपरागत और एक पिछड़े हुए इलाके में ये बहुत बड़ी बात होती है और उसको नदीम झेल रहा है। नदीम पढ़ा लिखा है, बीवी को पढ़ाना भी चाहता है। अब देखिए नदीम कैसे गुजरता है। नदीम ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। बेटे को तन्हा माँ के साथ छोड़कर उसका जाने का दिल नहीं चाह रहा था। बहन तो आने पर राज़ी थी, मगर बहनों ने साफ इनकार कर दिया था कि उस घर में तुम्हारा जाना बंद, जहाँ की बहू घर छोड़कर लापता हो जाए। आखिर हमें रहना तो इसी समाज में है। नदीम के दिल में इन बातों का जहर जम रहा था, जो मलका नूर के लिए गहरी नफरत की वजह बनता जा रहा था। अपने घर की बदनामी के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। कल उसे सीवान की तरफ जाना था, फिर गाड़ी पकड़कर दिल्ली पहुंचना था। जब वो 2 साल बाद लौटेगा तो बेटा बड़ा हो चुका होगा, साफ बोलने लगा होगा। नदीम को लगा कि उसको घुटन सी लग रही है। बेटे की नज़र बचा वो सीढ़ी चढ़ा और ऊपर जाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। बेटा नीचे खेल रहा था। नदीम झुककर बेटे को कभी देखता तो कभी टहलने लगता। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे गैस पेट से सिर की तरफ जा रही है और उसे चक्कर आना शुरू हो गया। उसे नीचे जाकर लेट जाना चाहिए। उसने कदम उठाया ही था कि जोर का चक्कर आ गया। तेज़ धमाके और बच्चे की चीख से घबराकर जो नदीम के बाप बाहर आंगन में निकले तो उनका कलेजा मुंह को आ चुका था। झुटपुटे का वक्त था, आंखें भी धोखा सा देने लगी थी। तेज़ कदम बढ़ा, जो पास गए तो देखा नदीम आंगन में औंधे मुंह गिरा है और बच्चा नीचे दबा। पुकारना चाहा तो आवाज़ नहीं निकली। ताज़ा लाल खून जब उनके पैरों से छुला तो वो फिर चीखे, नदीम की माँ, नदीम की माँ। अपने को घसीटती हुई नदीम की माँ बाहर आई तो समझ नहीं पाई कि आंगन के कोने में क्या गिरा है और उनके मियाँ वहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं। पास गई तो समझ नहीं पाई। कुछ पल बाद दोनों ने मिलकर नदीम को सीधा किया। बच्चे को उठाना चाहा तो हाथ पैर काँप गए। मैं बुलाता हूँ, शब्बर कोई है, नंदलाल सुनो। अंधेरी पड़ी गली में उनकी फंसी फंसी आवाज़ देर तक गूंजती रही और नाउम्मीद हो उन तक लौट आई। दरअसल आवाज़ उनके मुंह से निकल ही नहीं रही थी, वे तो सिर्फ मुंह फाड़ रहे थे। अपनी बेबसी पर वहीं चौखट पर लड़खड़ाते बैठ गए और तभी सामने के घर में लैंप जला, जिसकी फीकी रोशनी में सामने वाले घर के किसी सदस्य ने उन्हें बेहाल बैठे देखा तो घबराकर नीचे दौड़ा। क्या हुआ दादा, क्या हुआ? उन्होंने अंदर आने का इशारा किया, जहाँ नदीम और मुन्ना पड़े थे। पास में नदीम की माँ बेहोश पड़ी थी। लड़का ये देखकर बाहर की तरफ भागा और चीख कर सबको पुकारने लगा। रशीद, विमल, बल्लू, अमन, मिनट भर में भीड़ जमा हो गई। लैंप की डिबरी टार्च एक साथ जल उठे। आंगन रोशनी से भर गया था। मुन्ने की तो हालत बुरी थी, दम घुटने से वो मर चुका था। नदीम की सांसें अटक अटक कर आ रही थी और माँ बेहोश वहीं दम तोड़ चुकी। ना अस्पताल है ना डॉक्टर, क्या करें? अरे बड़ी विपदा पड़ी है, देखो कोई गाड़ी। सारी भीड़ बौरा सी गई थी। कोई कांप रहा था तो कोई रो रहा था, कोई फटी आंखों से सबको ताक रहा था। उनके मोहल्ले का हीरो, जवानों का सपना नदीम, जिसकी अटकी सांसें भी देखते देखते उखड़ गई। रुलाई का तेज शोर उठा, जिससे पास के मोहल्ले वाले भी भागे भागे आ गए। चटाई बिछा तीनों ने
तीनों को बराबर से लिटा सबने उनके बदन पर चादर डाल दी। पास के गांव में बड़े भाई थे, उन्हें इत्तला देने कोई भागा। डर और गुस्से के मारे किसी ने मलका नूर के घर वालों का नाम नहीं लिया। नदीम के अब्बा के होश ठिकाने नहीं थे। वे टिकटिकी बांधे ज़मीन पर पड़े मुर्दा जिस्मों को देख रहे थे जो घंटे भर पहले जिंदगी से भरपूर थे। इसमें लिखा, केरल के मजदूर और बिहार के मजदूरों में विदेशों में क्या भेदभाव के विषय में कागज़ की नाव लेके नहीं, उन लोगों में दोस्ती होती है, ऐसी कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि गम में लोग बहुत होते हैं और अजनबी मुल्क में भी एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। लेकिन अगर इंसानी कमज़ोरियां हैं उनको लेके तो कुछ भिड़ंत हो जाती हो, वो अलग बात है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। और दूसरी एक बात ये भी होती है कि वहाँ हर चीज़ बड़ी अलर्ट रहती है। इन मुल्कों में अपने मज़दूरों को लेकर उनका ख्याल बहुत किया जाता है, मज़दूरों का या किसी का भी, क्योंकि अगर वो ख्याल नहीं करेंगे तो फिर वो आगे से मज़दूर आएंगे नहीं और उनकी बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। क्योंकि मैं बहरीन से आ रही थी तो मुझे पता है कि बहरीन में करीब 4 घंटा या 2 घंटा लेट हो गया हमारा जहाज़। मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, छोटा सा मुल्क है। तो बहुत बार काउंटर पे जाने पे ये पता चला कि एक मज़दूर है जो हिंदुस्तान जा रहा है और उसकी टांगें टूटी हुई हैं, तो उसको सीढ़ी पर किसी तरह नहीं चढ़ाया जा सकता, कुछ ऐसे हालात हैं उसके। तो वो एक मोटर लगेगी और उसके ऊपर से वो पूरा लिटा के अंदर ले जाया जाएगा। और जो ड्राइवर है, उस गाड़ी को चलाने वाला जो लगाएगा जहाज़ के साथ, वो छुट्टी पर गया है, तो उस छुट्टी में उनके घर जाएगा, वहाँ से बुला के लाएगा। तो मेरे ख़्याल से ये एक नमूने के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है सिलसिला। तो मेरे ख़्याल से टाइम हो गया। अब अर्पण, आप बताइए क्या चक्कर है? कुछ और सवाल हैं? देखते हैं। जी अर्पण, कुछ कहें आप? कुछ 7 लोगों से। अर्पण, आप कुछ कहेंगे? कुछ और भी सवाल हैं? तो बंद करने को तो कहें, तभी तो होगा, यहाँ से तो होगा ना, तो उनको फ़ोन करो क्या? उस पर क्या सवाल करना, वो दूसरे का प्रोग्राम था, आधा मैंने देखा, बहुत डिस्टर्बेंस था, तो उस पर मैं क्या कह सकती हूँ? यहाँ तो मैं अपना प्रोग्राम दे रही हूँ, उस पर आप कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, ये सईद अनवर का एक सवाल आया है कि आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन है? जब मैं लिखती रहती हूँ अनवर, तो मुझे हर चीज़ सर्वश्रेष्ठ लगती है, और कुछ दिनों बाद वो फिर मुझसे जुदा हो जाती है, क्योंकि वो पाठकों तक चली जाती है। फिर वो प्यार उस किताब का कम होके नए उपन्यास से जुड़ जाता है।
तो यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है। किसका? वो तो मलबुला जी का था, तो उसको हम कर लिए। वो तो कल आधा देखा था हमने, आधा डिस्टर्ब आ रहा था। अच्छा, मेरे मामले में मुझे लगता है कि कहानी और उपन्यास दोनों चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी तरह से प्लेजर देती हैं। कहानी आपके अंदर की हलचल को निचोड़ के पन्नों पे ले आती है और आप खुश हो जाते हैं कि आपने कुछ रचना की। लेकिन उपन्यास आपको सालों महीनों निचोड़ के पन्नों पर लाता है, आपको पूरा चूस लेता है। और इतनी बेचैनी के दिन होते हैं वो, कुछ पूछिए ना। सोते में कोई चीज़ याद आती तो उठ के फिर आप वो पन्ना ढूंढते हैं, कभी वो पन्ना मिलता नहीं है, सामने रहता है लेकिन फिर भी नहीं दिखता है। बहुत सारी परेशानियाँ होती। देखिए, 1 साल से मैं अपने एक नावल है हूँ, जब खोलती हूँ तो बेचैनी रहती है। नावल लिखना, नावल के उससे गुज़रना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये दोनों टकराहटें मेरी ज़्यादा होती नहीं हैं, क्योंकि मैं जब नावलें लिखती हूँ तो फिर नावलों का शोर हो जाता है, और जब कहानी लिखती हूँ तो कहानियों के संग्रह एक के बाद एक आते हैं। लेकिन शुरू में ये ज़रूर हुआ कि 2 साल में एक नावल और 2 साल में एक कहानी संग्रह आ जाता था। लेकिन यही सवाल आपके रचनाकार के लिए है। ये तो जवाब हमने दे दिया। और कोई सवाल है या कुछ और है? जन सुलभ पुस्तकालय, आप कुछ और कहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है वीना, उपन्यास लिखना हंसी खेल नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर को संभालना, जैसे घर का बड़ा कोई हो, सारे बच्चे, जवान, अधेड़ और नौकर चाकर, जानवर, घर का इंतज़ाम, उसी तरह नावल निगार जो है, जब वो बैठता है नावल लिखने, तो सारे कैरेक्टर के साथ उसे इंसाफ भी करना होता है। उसकी वजह एक ये थी कि 7 नदियों का नाम जब मैंने रखा था तो सब लोग बहुत खिलाफ थे, नाराज़ हो गए थे मुझसे, और पहले कोई छाप नहीं रहा था बहिश्त ज़हरा के नाम से। और उस वक्त मुझे पता नहीं था सईद कि ये एक दिन उर्दू में आ जाएगा बहिश्त ज़हरा के नाम से। मुझे केदारनाथ जी ने भी मना किया और भी लोगों ने मना किया, और बहरहाल उसकी कहानी मैंने बहिश्त ज़हरा के में एक भूमिका में लिखी है मैंने वो बात। तो फिर मैंने बहिश्त ज़हरा उसका नाम कर दिया। लेकिन अब दूसरी बेचैनी और परेशानी है, वो ये है कि उर्दू में आ गया तो मेरी खलिश तो निकल गई। लेकिन केदारनाथ जी की ये बात मुझे बार बार परेशान करती है कि जब एक मरतबा नाम दर्ज हो जाता है साहित्य की तारीख में तो उसको बदलना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ, कभी कभी अब लगता है उसको भी बदल के फिर पुराने पे आ जाओ, तो कभी कभी ये डायलॉग चलता रहता है। देखिए, लिखा तो बहुत जा रहा है समकालीन उसमें, और बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, नए नए तजर्बे हो रहे हैं, बहुत नई नई बातें आ रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत लिखा जा रहा है, बहुत लोग लिख रहे हैं। हाँ, मैं 1-2 कहानी को जो मैंने लिखी हैं मुझे लगा कि वो उपन्यास होने चाहिए, उस पर मैं अभी सोच रही हूँ, और ये हो भी सकता है कि मैं उसको उपन्यास बना दूँ, ऐसा हो सकता है। गीता श्री आई और चली गई। गीता श्री की तरफ से कोई सवाल नहीं आया, वो तो बिहार की हैं।
शुक्रिया वीना, तुमको अच्छा लगा मेरा बोलना और पढ़ना, शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि कोई सवाल भी नहीं है और मैंने अपनी बात भी पूरी कर दी है। नहीं, ऐसा कोई अभी ख्याल नहीं है। बिहार के ऊपर अब कोई दूसरी चीज़ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने से वादा किया था कि मैं 2-3 प्रांतों पे उठाऊंगी जहाँ से मेरे रिश्ते बने। एक इलाहाबाद है, एक राजस्थान है और एक बिहार है। अब राजस्थान बचा है, कुछ ना कुछ मैं राजस्थान को ज़रूर उठाऊंगी। दिल्ली पे मेरी शालमली है ही है। अगर आप लोग को सुनना चाहते हैं तो मैं सुना सकती हूँ, आप कहिए तब मैं सुनाऊंगी। आप लोगों की तरफ से मैसेज बड़े धीमे धीमे आ रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि प्रोग्राम को मुझे बंद करना है या मुझे आप लोगों का इंतज़ार करना है। अभी वीना तय नहीं है कि राजस्थान के किस विषय से उठाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पति देव अजमेर के थे और मुझे हमेशा वादा करते रहे कि मैं पूरा राजस्थान घुमाऊंगा, ले जाऊंगा इधर उधर, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं भी सेमिनार में जाती थी, लौट आती थी, वो भी सेमिनार में जाते थे, लौट आते थे, और जम के कुछ उसके ऊपर सोचूं तभी कोई वो निकाल सकती। कुछ लोगों ने कहा भी कि आप लोक साहित्य से कुछ उठाइए, लेकिन लोक साहित्य से नहीं, मैं आम आदमी की ज़िंदगी से चीज़ उठाना चाहती हूँ। तो मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए, और इस कविता का नाम है सुनहरे लम्हे। क्यों तीसती हैं कनपटी की नसें, क्यों दिल हरदम डूबा रहता है, उठती है हौल पेट में जैसे कुछ बुरा घटने वाला हो। सुबह हो या हो शाम दिल बुझा बुझा सा रहता है, पूछती हूँ अपने से किस दुर्घटना का इंतज़ार है तुम्हें। जब दिन हो चमकीला और गुजर गया हो बहुत कुछ, शाहीन बाग का धरना उठ गया, फसाद गुजर गया, मजदूर लौट गए हैं अपने घरों को, झूठ भी खुल रहे हैं धीरे धीरे, लॉकडाउन से निकल टक्कर ले रहे हैं लोग इस महामारी से, छूटती नौकरी, बढ़ती महंगाई और बेकारी से जूझने को तैयार हैं लोग। फिर भी दिल घबराता रहता है जैसे कुछ घटने वाला हो। पूछती हूँ आपसे, क्या कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं आप भी? कुछ आहटें, कुछ सरसराहटें, जैसे कोई अनहोनी घटने वाली है। सूरज तो रोज़ निकलता है, बारिश भी होती है, रात को चांद हंसता है तारों के बीच। सबसे बड़ी बात, ज़मीन ठहरी हुई है पाँव के नीचे। सब कुछ चल रहा है उसी तरह से, फिर भी खदशा दूर नहीं होता है दिल से। शायद फंस गई हूँ हालात के भंवर में, जैसे अब कुछ नया घटने वाला है। इसी इंतज़ार में खो रही हूँ मैं अपने सुनहरे लम्हे ज़िंदगी के।
अच्छा, एक कविता मैं तुमको सुनाऊंगी कि वो मैंने लिखी है। और ये कहानी जो है इसके अंदर की, वो जुलेखा हैं। और वो कहानी मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि अब इश्क जो होगा वो इसी तरह का होगा। ये पहला पार्ट जो है वो इंटरनेट का है, और दूसरा पार्ट एक तारीख़ी इश्क से है। तो इस कविता का नाम है जुलेखा। न जाने क्यों मैं उसकी तस्वीरें नेट पर देखकर महसूस करती हूँ जैसे वो मिस कर रहा है मुझे बुरी तरह। तन्हा पहाड़ों, मैदानों और वादियों में खड़ा अकेला लगता है जैसे भेज रहा है संदेशा मुझे। जगह खाली है तुम्हारी इन फिजाओं में, चली आओ धड़कनों के सहारे तुम यहाँ। जब भी कभी हम मिलते थे आमने सामने, उसमें तब न प्यार की आहट थी, न कोई तहरीर, न वायदा, न बातें, न थी आँखों से पैगाम रसाई। चला गया जब वो मुझसे दूर, तो अंकुरित हुआ ये प्यार। धड़कता है दिल अक्सर जब तैरती हैं तस्वीरें उसकी, मेरी आँखों के दरीचों में एहसास की चिलमन बनकर। क्या हो गया है मुझे, पूछती हूँ खुद अपने से। क्या अचानक सितारों ने बदली है अपनी जगहें, या फिर ये है फितूर मेरे खाली दिमाग का, या जी उठी है जुलेखा शताब्दियों बाद मेरे अंदर। ये कैसे हो गया जादू और मैं जान गई सब कुछ जैसे, कि वो कुदरत की तन्हाई में खड़ा कर रहा है मेरा इंतज़ार। इसमें जुलेखा एक हिस्टोरिकल कहानी है, उसको कई लोगों ने उसको लिखा है और कुरान शरीफ में भी आई है वो। तो इस तरह का है कि एक लड़की है, वो बचपन में ही किसी केस में मुब्तला है और बाद में उनकी शादी कहीं हो जाती है, लेकिन वो उसी आदमी को ढूंढती हैं और ढूंढते ढूंढते वो बूढ़ी हो जाती हैं, रोती हैं, फिर खुदा से दुआ उनके माशूक मांगते हैं और वो जवान हो जाती हैं। तो एकदम से ख्याल आया कि आज कोरोना की वजह से तो आप ये सारे एहसास की दूरी जो है वो इसी तरह होगी बस। थैंक यू, थैंक यू। फिनिश हो गया। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इस कविता के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ और फिर मुलाकात होगी। आप सबको, जो लोग टिके रहे, उनको मेरा शुक्रिया।